morning students. Today we are going to discuss about plant increasing the number. So let's start the class. Soma comes home from school at 3 p.m. Soma जो है वो अपने स्कूल से 3 p.m. घर आती है. She has lunch which consists of roti and vegetables, and after coming from the school she has her lunch which consists roti and vegetable. Now it is 8 p.m. अब क्या है 8 o'clock हो चुके हैं. She is having dinner with her family. As you can see in the picture, she is taking dinner with her family. Talk to your partner and write the name of at least 6 food items which you see in the picture. So आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर. तो आवर लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टोटली नेचर के ऊपर. कैसे नेचर के ऊपर डिपेंड करती है? वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दी एटमोसफेयर, वी गेट फूड फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इन दिस वे जो हमारी लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर के ऊपर. प्लांट्स आर आ मेजर पार्ट ऑफ नेचर. अब जो प्लांट्स है वो भी किसका पार्ट है? नेचर का. और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं. कैसे? इन टर्म्स ऑफ कैरल्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं. इसके अलावा जो शुगर और ऑयल होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. प्लांट्स हमें वुड, फाइबर, रबड़, गम, टी और कॉफ़ी भी प्रोवाइड करते हैं. और प्लांट्स हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन भी देते हैं. और प्लांट्स जो है सॉइल इरोजन यानी कि ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा वाटर की वजह से जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि जो सॉइल की ऊपर वाली परत होती है वो हट जाती है. मतलब उसमें सॉइल जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स होने लगती है. सॉइल यानी कि टूट जाती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट. अगर हम लोग लाइफ की बात करें अर्थ के ऊपर तो वो प्लांट के विदाउट प्लांट जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट सिंस वी डिपेंड ऑन दैम. because we are totally depend on the plant, so we have to grow more and more plants. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our need. So अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो जो हमारी फूड की नीड है या जो अदर्स आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनकी नीड है वो हमारी फुलफ़िल होती रहेगी. तो अब जो प्लांट्स हैं उनका नंबर हमें कैसे इंक्रीज़ करना है, यानी कि उनको फर्दर हमें कैसे ग्रो करना है. तो मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो उसके सीड से ग्रो करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सीड से उस सीड जो है वो जर्मिनेट करता है और वो एक प्लांट के अंदर बदल जाता है. तो न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, यानी कि सीड से न्यू प्लांट कैसे बनता है. वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स. प्लांट जो होता है वो इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है? दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. क्योंकि जो भी नया प्लांट ग्रो होता है वो सीड से ग्रो होता है. अब लेकिन फिर भी हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि इतने सारे सीड्स की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो कुछ ही सीड्स होते हैं जो कि फुली ग्रोन हो पाते हैं और बाकी के जो रेस्ट ऑफ सीड्स होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट मतलब जिस प्लांट के ऊपर वो सीड्स उगे थे वो होता है उसका पेरेंट प्लांट. तो पेरेंट प्लांट से वो दूर चले जाते हैं. कैसे? या तो बहुत तेज़ हवा आती है, हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, या इंसेक्ट्स और बर्ड्स उनको खा जाती है, या फिर हैवी रेन की वजह से वो इधर उधर चले जाते हैं पानी के साथ. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ही सीड्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट प्लांट के साथ ग्रो कर पाते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिल पाती है. अब किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए तो ही वो ग्रो कर सकता है, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर सकता है. तो अब हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे. अब हम सीड्स और उसके प्लांट के बारे को देख लेते हैं. आप यहाँ पे एक सीड देख पा रहे हैं जिसको हमने बीच में से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है. 2 पार्ट के अंदर जब हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हम उसका इंटरनल पार्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे. अब जो सीड की सबसे ऊपर वाली कवरेज होती है, जो ब्राउन वाला पार्ट है, वो होता है आपका सीड कोट. क्या होता है? सीड कोट. जब आप लोग सीड कोट को हटा देते हो, मतलब सीड कोट को छील देते हो, मतलब जो उसके ऊपर की कवरिंग होती है उसको छील देते हो, यू विल सी 2 सीड लीव्स और कोटिलीडन्स. और क्या? कोटिलीडन्स.
लीडेंस या फिर आप कोटिलीडन्स देखते हो, मतलब जो उसका इंटरनल पार्ट होता है उसको आप सीड लीव्स या कोटिलीडन्स के नाम से भी जानते हो। सेपरेट देम एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट inside this baby plant has a teeny shoot and a teeny root। ठीक है, मतलब आपने क्या लिया, आप एक काम कीजिएगा कि एक आप चने का सीड लीजिएगा, चने की सीड को कुछ टाइम के लिए भिगो लीजिएगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब जो उसकी सबसे ऊपर वाली सीड होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो कवर होती है, डेट इज़ कॉल्ड उसका सीड कवर। जब आप उस कवर को हटा देंगे, ब्राउन पार्ट को हटा देंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे आपके। ठीक है, और अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए स्प्राउट्स करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें से रूट आने के लिए छोड़ देते हैं, और जब उसमें रूट आ जाती है तब आप उसको खोल के देखते हैं तो आपको एक टीनी रूट भी उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो वो टीनी रूट ही क्या होती है, उस टीनी रूट से ही आपका आगे जो प्लांट है वो ग्रो करता है। फूड फ्रॉम दी बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन दी सीड लीव्स। सीड लीव्स क्या हो गई, जो सीड के 2 पार्ट हो गए आपके, जैसे हमने बात की थी अभी चने के सीड की, तो चने के सीड में जो दोनों तरफ वाले पार्ट हो गए वो क्या होगा, उसका फूड होगा। तो जो ये इसके अंदर से टीनी रूट निकल रही है, यानी कि जब हमने बीज को स्प्राउट कर लिया तो उसमें से टीनी रूट आपकी निकल जाएगी, तो जो ये टीनी रूट है इसको फूड कहाँ से मिलेगा, ये तो आगे जाके आपका प्लांट बनेगा। इसको जो फूड है वो दोनों तरफ जो आपके टीनी लीव्स जो हैं उसके अंदर से मिलेगा, यानी कि जिसको आप देख सकते हो टीनी सोर्स, तो आपको कहाँ से मिलेगा, इस टीनी लीव से मिलेगा फूड। ठीक है, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम्स, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड्स लीव एंड आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स। तो आपके जो सीड्स होते हैं वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मोनोकोट सीड्स और दूसरे होते हैं डाइकोट सीड्स। मोनोकोट सीड्स में जो आपका लीव्स होती हैं वो क्या होती है, 1 ही होती है, मतलब उसका 1 ही पार्ट होता है। लेकिन कुछ आपके सीड्स होते हैं जैसे कि आपके ग्रैम्स हो गए, पीज हो गया, बीन्स हो गए, तो ये आपके इसमें आपकी 2 सीड्स लीव्स होती हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, डाइकोट सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड। ये अगर हम लोग गेहूं की बात करते हैं, आप एक गेहूं ले लो या राइस ले लो, राइस क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी होती है, उसके 2 पार्ट तो नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है आपका मोनोकोट सीड्स। तो सीड्स आपके कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। फर्स्ट इज मोनोकोट सीड्स और सेकंड इज डाइकोट सीड्स। मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2, तो जो जिसमें आपके 1 कोट होगा यानी कि 1 सीड लीव होगी वो आपका मोनोकोट सीड कहलाएगा, जिसमें आपकी 2 सीड लीव होगी वो आपका डाइकोट सीड कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो आपका कोटिलीडन्स कहलाता है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सीड लीव्स कहलाता है, और जो नीचे की तरफ रूट निकल रही होती है वो क्या कहलाता है, टाइनी रूट कहलाता है। ठीक है, रूट कहलाता है। यानी कि अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि सीड का सीडलिंग के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सीड जर्मिनेशन कहलाता है। तो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को देखने के लिए आपने क्या एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको 4 प्लेट ले लेनी है और उन पर नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको कुछ ड्राई ग्राम सीड्स यानी कि जो आपके आपके क्या कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, चना या चने के जो सीड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम सीड्स। तो आप क्या करेंगे, प्लेट में कुछ आप ड्राई वाले सूखे वाले ग्राम सीड्स ले लेंगे, कुछ को प्लेट 1 पे रखेंगे और प्लेट 1 को ऑन अ विंडो सिल वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट। तो उसको विंडो सिल मतलब विंडो के पास रख देंगे जहाँ पर उसको सनलाइट और एयर मिलेगी। अब जो दूसरी प्लेट है उसको आप एक बीकर में रख देंगे जिसके अंदर पानी आपका भरा हुआ होगा। जो आपकी 3rd प्लेट है उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, और जो आपकी 4th प्लेट है
उसमें आप नीचे पहले कॉटन को भिगो कर रखेंगे और उसके ऊपर आप सीड रख देंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन से सीड आपके जर्मिनेट होंगे और कौन से सीड आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि जो प्लेट 4 वाले आपके सीड है वही आपके जर्मिनेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसको आपका एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और वार्मनेस भी मिल रही है, यानी कि सनलाइट भी मिल रही है। तो किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ एयर, सेकंड इज़ वाटर एंड थर्ड इज़ वार्मनेस, यानी कि वार्म। तो वार्म मतलब सनलाइट, वाटर मतलब पानी और एयर मतलब उसको प्रॉपर जो एयर की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप से आपका सीड का जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो उसको कंप्लीट होने के लिए इन 3 टाइप्स की, मतलब इन 3 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अब इसके स्टेजेस क्या होती हैं, यानी कि एक जो आपका बीज होता है, एक सीड होता है, वो प्लांट में कैसे बदलता है। तो सबसे पहले आप इस वाली फिगर में देख सकते हैं 1.5 में सबसे पहले एक छोटा सा सीड है, उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी टाइनी सी रूट है, फिर उस टाइनी सी रूट से छोटा सा प्लांट बन रहा है और फिर उससे एक बड़ा प्लांट बन रहा है। तो इसके लिए आप एक्टिविटी करेंगे कि कुछ ग्राम सीड्स को वाटर में आप डिप कर लेंगे। यू विल नोटिस अ सोक सीड इज स्वेल्ड बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब वाटर। तो मान लिया आपने रात को एक बाउल में थोड़े से ग्राम सीड्स जो हैं वो क्या कर दिए, डिप कर कर रख दिए। तो जब आप सुबह देखेंगे तो क्या देखेंगे, वो फूल जाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो पानी होता है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है। अब इस कोर्स हैज़ ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, जो उसका कोट होता है, ऊपर वाला जो कोट होता है वो भी आपका सॉफ्ट हो जाता है। नाउ पुट दीज सोक्ड सीड्स ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइड ओवर द माउथ ऑन अ जार। मतलब आप क्या करेंगे, आप एक जार के ऊपर एक गीला कपड़ा जो है वो अच्छे से टाइट करके बांध देंगे और उसके ऊपर आप ये सीड्स रख देंगे। ठीक है, ओवर द माउथ ऑफ द जार। अब जो टाइनी रूट से आपकी वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। ग्रो होना क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि जो सीड है उसके अंदर भी पानी है, क्योंकि हमने उसको रात भर वाटर के अंदर भिगोया था। जो कपड़ा है उसमें भी पानी है और हवा भी उसको मिल रही है, तो तीनों कंडीशन उसको मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको तीनों कंडीशन मिल रही है तो वो ग्रो करेगा। तो इस टाइप से करके वो आपका ग्रो कर जाएगा और जो ग्रेविटी की वजह से जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से करके आपके सीड से जो है वो प्लांट बन सकता है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब हमने जब फर्स्ट इसको शुरू किया था चैप्टर को, तो हमने देखा था कि कुछ ही आपके सीड्स होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं, जो कि अपने पेरेंट प्लांट के पास रह पाते हैं, और कुछ सीड्स जो होते हैं वो हवा से, पानी से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वैसे वाले जो सीड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नो प्लांट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। जो प्लांट होते हैं वो तो आपके फिक्स होते हैं एक जगह पे, वो तो मूव नहीं कर सकते। इफ़ ऑल बेबी प्लांट ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट नॉट ऑल वुड सर्वाइव। अब एक छोटी सी स्पेस है, वहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, बहुत सारे सीड्स लिए उसके चारों तरफ डाल दिए, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीड्स को ग्रो करने के लिए भी स्पेस की ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, फूड की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी कंडीशंस की ज़रूरत होती है जिसमें कि वो सीड जो है अच्छे से ग्रो कर सके। तो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जिससे जो आपके सीड्स होते हैं ये अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चले जाते हैं। तो जिन एजेंट्स की हेल्प से, यानी कि जिस सोर्स की हेल्प से ये जो आपके सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एजेंट्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। तो व्हाट इज डिस्पर्सल? Agents carry the seeds of fruits away from their plants. This process is called dispersal. अब एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फूड। एक्सप्लोजन ऑफ फूड यानी कि जैसे आपका पेड़ के ऊपर कोई भी फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, फ्रूट लगा हुआ है, वो नीचे गिर गया। अब उस फ्रूट को किसी बर्ड ने या फिर किसी भी बर्ड ने, क्रो ने उसको खा लिया। खा के जो उसके बीज हैं वो उसकी हेल्प से
कहीं और, मतलब उसने उस फ्रूट को जाके कहीं और पे खाया, अब खा के जो उसका बीच वाला पार्ट है वो छोड़ दिया, तो वो छोड़ दिया तो यानी कि वो अपनी पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चला गया। तो ऐसे करके आपका जो एजेंट है वो क्या, वो भी क्या होगा, वो आपका एक बर्ड भी हो सकती है। तो कुछ एजेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सीड डिस्पर्सल बाय विंड, तो जैसे आपके कॉटन सीड्स होते हैं, या मदर सीड्स होते हैं, या हेप्टेस सीड्स होते हैं, तो ये आपके लाइट वेट होते हैं, इसलिए ये विंड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जो आपके दूसरे टाइप के सीड्स होते हैं वो आपके वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि आपके लोटस सीड्स या फिर कोकोनट सीड्स, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि विंड की हेल्प से तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो इनको किसी हैवी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वाटर जो होता है, वाटर की जो वेव्स होती हैं, उसकी हेल्प से जो लोटस के जो सीड्स होते हैं या फिर जो कोकोनट के सीड्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। नाउ थर्ड इज सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल, तो जैसे आपका ये आप देख सकते हैं टाइगर नेल सीड्स या स्पेयर ग्लास सीड्स, तो ये वाले जो आपके इस टाइप के आपके सीड्स होते हैं, ये एनिमल की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, जो उनके प्लांट्स होते हैं उनको खा लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं। या फिर कुछ सीड्स आपके ऐसे, मतलब कुछ प्लांट के सीड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके एनिमल की बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो जब वो एनिमल की बॉडी पे चिपक जाते हैं तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जो सीड्स होते हैं वो भी उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं। अब है सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि जैसे जब आपका पी होती है, पी मतलब मटर, तो जब मटर होती है वो ज़्यादा पक जाती है तो वो फट जाती है, फट के क्या होती है, जो उसके सीड्स होते हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं जो चारों तरफ बिखर जाते हैं उनसे फर्दर न्यू पौधे आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इधर की तरफ देख लेते हैं क्या कंटेंट में दिया है। कंटेंट में दिया है आपका water. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on वाटर। तो अगर हमने लोटस फ्रूट या फिर स्पंजी पार्ट फ्रूट की बात की थी, तो हम देखेंगे कि ये जो होते हैं ये इजीली आपके वाटर के अंदर फ्लोट कर जाते हैं, इसलिए वाटर क्या होता है, इनका एजेंट होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। तो जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं और जो उसके सीड्स होते हैं वो फेंक देते हैं कहीं पे। अब जो वो सीड्स होते हैं जो फेंक देते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं और जाके, मतलब जहाँ पे हमने उनको फेंका है एनिमल ने या फिर ह्यूमन बींग ने, अगर वहाँ पे उनको पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाती है तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। और जो कुछ सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल की स्किन में यानी कि उसके हेयरी स्किन में उलझ जाते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और कुछ जो सीड्स होते हैं वो बर्ड्स जो है उनको स्वेल कर लेती है, मतलब सटक लेती है, ठीक है, और वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस टाइप से करके पहुंच जाते हैं। एक्सप्लोजन का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जैसे आपका पीज है यानी कि मटर है, तो जब वो ज़्यादा आपकी पक जाती है तो वो बस्ट हो जाती है, और जो उसके सीड्स है वो चारों तरफ आपके क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। अब न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये तो हमने बात की थी सीड्स की कि कैसे सीड्स से आपका नया प्लांट बनता है। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट से ही ग्रो करते हैं, तो अभी हम लोग उन प्लांट्स के बारे में देखेंगे जो कि आपके अदर प्लांट से ही ग्रो कर जाते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए पोटैटो प्लांट, किससे, पोटैटो के अंदर क्या होता है कि आप जब काफ़ी दिन तक जो पोटैटो होता है वो एक ही जगह रखा होता है तो उसके अंदर से आई बनना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप उस पोटैटो को वैसे ही ज़मीन के अंदर लगा दोगे तो आप देखेंगे कि वो जो पोटैटो है वो ग्रो कर जाएगा और उसमें से प्लांट उसका बन जाएगा, यानी कि जो पोटैटो होता है वो खुद ही
अपने आप को खुद ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि पोटैटो से ही उसका न्यू प्लांट आपका बन जाता है। सेम आपका स्वीट पोटैटो के साथ होता है। स्वीट पोटैटो यानी कि जिसको आप शकरकंदी के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी आप उसमें देखते हैं कि उसमें नीचे की तरफ आपकी रूट्स होती हैं, और जब आप उसको ऐसे ही ज़मीन में लगा देते हैं तो उसके अंदर से भी आपका एक नया प्लांट बन जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका रोज़। रोज़ की जो स्टीम होती है, यानी कि जो उसकी डंडी होती है, उसको आप काट कर, कहाँ से काटेंगे, जहाँ से वो ग्रो कर रहा होगा उसको काट कर, जब आप मतलब उसको गमले में लगा देंगे, उसको प्लांट कर देंगे, तो उसमें से भी आपकी लीव्स निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। फोर्थ आपका, ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। तो जैसे आपका ये वाला है, इस वाले प्लांट के अंदर आप देख सकते हो कि जो उसकी लीव है उसके ऊपर ही छोटे छोटे से न्यू प्लांट जो हैं वो आपके ग्रो करना शुरू हो रहे हैं। तो इस टाइप से करके जो न्यू प्लांट हैं वो प्लांट के अदर पार्ट से भी ग्रो करते हैं, जैसे आपका उसके ऊपर जो सरफेस होती है उससे, या उसके रूट से, या उसकी स्टीम से, या उसकी लीव से। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स की। अभी तक तो हमने बात की प्लांट्स की। तो प्लांट्स जब आप कोई भी प्लांट्स जो होते हो बहुत बिग स्केल पे उसको लगाते हो, तो वो क्या बन जाती है, उस पर्टिकुलर प्लांट की, यानी कि उसकी बन जाती है क्रॉप। जैसे आपने वीट के प्लांट है, तो वीट के बहुत सारे प्लांट आपने लगा दिए, मतलब एक बड़ा सा फील्ड लिया और उसमें आपने वीट के बहुत सारे प्लांट लगा दिए, तो वो क्या बन जाएगी, वीट की क्रॉप बन जाएगी। तो अब हम लोग पहले क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप। मतलब वो प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट जो पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पे आपके एक साथ बहुत ही बिग लेवल पे उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रॉप कहलाते हैं। अब ये वाले वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए हैं, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया क्या दे रहा है, उसको एटमॉस्फेयर दे रहा है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी उसको एटमॉस्फेयर दे रहा है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप को, जैसे आपकी वीट की क्रॉप हो गई या फिर आपकी राइस की क्रॉप हो गई, तो उसको ग्रो करने के लिए किस कंडीशन की ज़रूरत है। तो इसलिए वो जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, रीजन पे, यानी कि कहाँ पर वो हो सकता है। जैसे कोई अगर क्रॉप है वो आपकी यूपी में हो रही है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपकी वेस्ट बंगाल में भी हो जाएगी। तो पर्टिकुलर टाइम, आपके दो टाइम, मतलब दो, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि आपके दो टाइप की आपकी क्रॉप होती है, एक रबी की क्रॉप होती है और दूसरी खरीफ की क्रॉप होती है। तो वो डिपेंड करती है आपके वेदर के ऊपर। तो फादर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। जो फार्मर्स नॉट फादर्स, इट्स अ फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन। जो फार्मर्स होते हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे वीट्स और ग्राम जो होती है, वीट्स और ग्राम की जो क्रॉप्स होती है वो कब लगाई जाती है, वो नवंबर टू अप्रैल तक लगाई जाती है, क्योंकि नवंबर टू अप्रैल तक क्या होती है, बारिश कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है। तो वीट और ग्राम के लिए आपको उसी टाइप के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। और जो नवंबर से अप्रैल तक की क्रॉप्स होती है उसको आप रबी की क्रॉप्स भी बोलते हो, या फिर विंटर क्रॉप्स भी बोलते हो। अब आती है आपकी सेकंड खरीफ की क्रॉप्स, जैसे कि आपकी राइस हो गया, मेज़, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या होती हैं, आपकी खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जून से आपकी बारिश का मौसम आना शुरू हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला जो आपका मंथ होते हैं, किसके होते हैं, आपके बारिश के होते हैं। यानी कि ये जो मौसम है आपका, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये बारिश वाला होता है। तो इसमें जो क्रॉप्स आप लगा रहे होते हो वो क्रॉप्स क्या कहलाती हैं, खरीफ की क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स कहलाती है। तो अब आपके पास अगर पेपर में डिफरेंस आ जाए कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हो कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब ये तो हमने बात कर ली वेजिटेबल्स की, अब हम बात करते, सॉरी, अभी हमने बात की क्रॉप्स की, अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो जैसे आपकी वेजिटेबल्स होती है कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन्स, पीज, ग्रो ड्यूरिंग विंटर। ये सब किस में ग्रो करती है, विंटर में ग्रो करती हैं। और आपके ब्रिंजल, पम्पकिन, गोड ग्रो एंड मतलब जो
इस टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं ये आपकी किस में ग्रो करती हैं, समर्स में। तो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट और सीजन्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं और डिफरेंट टाइप की सॉइल के अकॉर्डिंग जो होते हैं ग्रो करते हैं। इफ़ वी नो द कंडीशन डेट आर सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप। तो अगर हम लोगों को ये पता लग जाए कि कौन से सीड के लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी तो हम उस सीड को अच्छी से जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि जो राइस और जूट की राइस और जूट होता है वो क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। ऐसे ही जो आपके इसलिए जो आपके राइस होते हैं या फिर जो राइस होते हैं वो कहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपको क्ले सोल आराम से मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो वीट होता है वो आपकी सैंडी और इरीगेटेड सॉइल के अंदर ग्रो करता है, जो कि आपकी पंजाब और उत्तर प्रदेश में मिलती है। जो ज्वार और बाजरा है वो आपकी सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, जो कि आपके राजस्थान में मिलती है। इसलिए राजस्थान में ज्वार और बाजरा ज़्यादा होता है और वहाँ पर सब लोग ज्वार और बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं। जो कॉटन होता है वो आपका ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इसलिए जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है तो वहाँ पर कॉटन की खेती ज़्यादा होती है। जो टी प्लांट है उसके लिए मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होती है। अब हिली एरिया जो होता है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए आसाम, नीलगिरीज, दार्जिलिंग, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, टी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कोकोनट ट्रीज़ की। तो कोकोनट ट्रीज़ जो होते हैं वो आपके कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ यानी कि समुद्र का किनारा, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके केरला और गोवा की बात करें। अब मेज ग्रोन वेल इन ड्राई सोल ऑफ दी प्लांट्स प्लेन्स और हील। अनियन एंड ग्राउंडनट नीड्स वेल ड्रेन्ड सैंडी ऑयल। तो अनियन और ग्राउंडनट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल की ज़रूरत है, वेल ड्रेन्ड यानी कि जो सूखी हुई हो और जो आपकी सैंडी हो। अब बात आती है एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर क्या कहलाता है। तो जब हम किसी भी क्रॉप को एक बहुत लार्ज स्केल पे हम ग्रो करते हैं, प्लांट्स को एक बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, तो वो जो प्रैक्टिस होती है यानी कि उनको ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में 6th और 7th में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के कितने प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आप एक क्रॉप को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो इस सब के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो क्रॉप होती है यानी कि एग्रीकल्चर जो मतलब क्रॉप को लगाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक अच्छी क्रॉप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैन्योर इज़ एडिड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। मैन्योर फर्टिलाइजर्स हो गए, मैन्योर फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं। और मैन्योर्स यानी कि खाद। तो खाद और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आपके सोइल में ऐड किए जाते हैं, जिससे कि जो आपकी क्रॉप है वो अच्छे से हो सके। अब जो कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका केमिकल। लेकिन आपको दोनों ही टाइप के फर्टिलाइज़र्स अपनी क्रॉप के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आपकी क्रॉप को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, उनको इंसेक्ट से आपके बचाते हैं। ठीक है, तो यूज़ हेल्दी राइप सीड्स फॉर सोइंग। फॉर अ गुड एंड हेल्दी ग्रोथ वी मस्ट यूज़ हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग, यानी कि हमें हेल्दी सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। सोइल को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलाते हैं और सबसे बाद में हम इरीगेट दी सॉइल, इस सॉइल को क्या करते हैं, इरीगेट करते हैं। अब जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर, वो क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। पेट्स जो आपके पेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, या फिर जो डिफरेंट टाइप के जैसे टिड्डे हो गए या इस टाइप से चूहे हो गए, इस टाइप से हम अपनी क्रॉप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड storage of seeds. We need to protect our crop against grazing animals like cow and goat. मतलब जब आपकी क्रॉप जो होती है वो खेतों में लगी होती है तो आपको अपने
जो आपकी क्रॉप होती है उसको ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे कि काव हो गई, गोट हो गई, उससे बचाना पड़ता है। इसके अलावा टिड्डियाँ हो गई या ग्रास होपर्स हो गई या कैटरपिलर हो गई, उनसे बचाना पड़ता है। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से बचाना पड़ता है। और बिगर एनिमल जो होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर चल के उसको कुचल देते हैं और वो पूरी की पूरी जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, अगर हम लोगों को बिग एनिमल से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें फेंसिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके चारों तरफ बड़े बड़े से लकड़ी के मतलब लकड़ी के जो होते हैं आपके कॉलम्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर वायरिंग की जाती है, जिससे कि आपके जो बिग एनिमल्स हैं वो आपके जो आपका फील्ड है उसमें एंट्री ना कर सके। अब जब हम लोग अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि जब हमारी क्रॉप जो होती है वो तैयार हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उस पूरी की पूरी क्रॉप को उसमें से जैसे आपने वीट की क्रॉप की बात करते हैं, तो अब वीट की क्रॉप में से आपने वीट निकाल लिए, तो अब उस वीट को आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप स्टोर करोगे वहाँ पे रेट से, मोल से, बर्ड से, स्क्विल और इंसेक्ट से बचाने के लिए भी आपको डिफरेंट टाइप के एयर टाइट और सील्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो प्लांट लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। प्लांट जो होते हैं, जैसे एक छोटे से बेबी को, एक ह्यूमन बेबी को लव और केयर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, ऐसे ही प्लांट को भी फेवरेबल कंडीशन और केयर की ज़रूरत होती है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल। तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। आ गुड क्रॉप एड टू दी वेल्थ ऑफ अ कंट्री। तो एक गुड क्रॉप जो होती है वो कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। प्लांट्स आर द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो प्लांट है वो ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए नेचर का बहुत ही यूज़फुल गिफ्ट है। कैसे है, जैसे भी हमने देखा कि जो प्लांट है वो हमें फूड देता है, वो हमें एयर देता है। आ प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली अ फ्यू आर एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। क्यों? क्योंकि कुछ सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, कुछ आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कुछ ही सीड्स को आपकी फेवरेबल कंडीशन मिल पाती है और वो ग्रो कर पाते हैं। जो आपका सीड होता है उसके पास सीड कोट होता है, सीड लीव्स होती है और बेबी प्लांट होता है। जो एयर, वाटर और वार्मनेस है वो आपकी किसी भी सीड को जर्मिनेट करने की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि सीड का सीडलिंग के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। सीड हैव टू गेट स्कैटर्ड और डिस्पर्स सो दैट दे गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो। यानी कि उन सीड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स कराया जाता है या फिर वो हो जाते हैं, जिससे कि उसको फेवरेबल कंडीशन जो है वो मिल जाती है। तो जो सीड्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड से, वाटर से, एनिमल से या एक्सप्लोजन ऑफ फूड से आपके डिस्पर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Try to do the exercise of this chapter, and if you will get any problem, you can discuss in the group. Thank you so much for today.